प्रॉब्लम तब होती है जब आप इंसानों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू करते हो। ये सिर्फ औरतों के लिए सीमित नहीं है, ये मर्दों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। कुछ लोग जब भी अपना कंट्रोल खो बैठे तो उसके आगे जाकर फिजिकल लेवल पे भी टच करके या फिर किसी ना किसी तरह से वो प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मना मेकर्स में। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिफाइंग अदर पीपल। मतलब हम बाकी लोग, फिर वो एक मर्द हो या औरत हो, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली कैसा है कि हम नेचुरली कोई ना कोई चीज़ से हमें अलग अलग टाइप के प्लेजर्स जो होते हैं ना लाइफ में, वो पाने की इच्छाएं होती है। जैसे किसी फूल से हमें एक अच्छी खुशबू की फीलिंग जो होती है वो चाहिए रहती है, या फिर एक मुलायम कपड़ा होता है तो उसकी जो टच की जो फीलिंग होती है तो वो भी कभी कभार किसी को प्लेजरेबल लगती है। तो वैसे ही अलग अलग चीज़ों से और अलग अलग ओकेजन्स पे हम किसी ना किसी तरह के प्लेजर्स को पाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर हम इसे हेल्दी बाउंड्रीज में जब तक कर रहे हैं ना, तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर वो अभी इसमें हम इंसानों को या पेट्स को भी लेके आ सकते हैं कि कभी-कभार उनकी प्रेज़ेंस से जो हमारे लव्ड वन्स हैं, हमारे पार्टनर हैं, उनकी प्रेज़ेंस में भी हमें प्लेजर्स फ़ील हो सकती है। वो आपके सेक्सुअल प्लेजर्स भी हो सकते हैं उसमें। तो जब तक आप इन चीज़ों को हेल्दी बाउंड्रीज में कर रहे हो, तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और स्पेशली अगर आप इनएनिमेट, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स जिंदा नहीं है, मतलब जीवित ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब स्पेशली आप इंसानों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू करते हो। मतलब हम इस एक आध इंसान को हमारे प्लेजर के लिए, हमारे मजे के लिए हम उनको इस्तेमाल करने की नज़र से उनको देखना शुरू कर दें, कि उनकी तरफ देखने का एक ही नज़रिया बन जाता है कि बस मुझे इससे क्या प्लेजर मिल सकता है। फिर वो दूर से ही सही या फिर एक्चुअली फिजिकली ही सही। कभी कभार फिजिकल लेवल पे चला जाता है, कभी कभार हम सिर्फ दूर से देख के ही मजे ले लेते हैं उस इंसान को, जो कि गलत है। और ये सिर्फ मेजरली औरतों के साथ ज़्यादा होता है। डेफ़िनेटली ये कोई भी एग्री करेगा कि बहुत सारी औरतों को मेजरली ऐसी नज़रों से देखा जाता है बहुत सारे मर्दों से, कि वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, उनको ताकते रहते हैं और बहुत परेशान करके छोड़ देते हैं। ये डेफ़िनेटली उनका एक पेन पॉइंट है। लेकिन ये सिर्फ औरतों के लिए सीमित नहीं है, ये मर्दों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। बहुत सारे मर्दों के साथ भी यही चीज़ होती है, जहाँ पे उन्हें ऑब्जेक्टिफ़ाई किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, वहाँ पे लेडीज़ को, फीमेल्स को ये बहुत परेशानी होती है, मेल्स को कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है, जहाँ पे मर्दों को भी इन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। जहाँ पे लोग सिर्फ़ उनको देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, पता नहीं उनके मन में क्या चलता रहता है, देखते-देखते वो क्या सोचते रहते हैं, कि उनको एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह देखते रहते हैं, या फिर एक मतलब एक उनको इंसान ना समझते कि उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती है, उनकी भी कुछ इमोशंस होते हैं। ये बगैर सोचे उनको सिर्फ़ देखते रहते हैं और उनसे मज़े लेने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग जब भी अपना कंट्रोल खो बैठे तो उसके आगे जाकर फिजिकल लेवल पे भी उनको टच करके या फिर किसी ना किसी तरह से वो प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैं किस चीज़ की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, कि मतलब यहाँ पे लुक्स के ऊपर, किसी इंसान के लुक्स के ऊपर, उनके फिजिकल फीचर्स के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाना किसी को। अट्रैक्शन थोड़ा नेचुरल एस्पेक्ट भी आ जाता है, लेकिन उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने देना, ये तो गलत बात है। क्योंकि उसके ऊपर नेचुरल पार्ट जो होता है उसमें आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, कि सामने वाला इंसान एक इंसान है, उसको एक इंसान की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक तरह से उनको डीह्यूमनाइज कर रहे हो। मतलब आप उनको इंसान नहीं, जब बल्कि एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, आपकी खुशी के लिए, आपके मजे के लिए। अभी दो रिसर्चर्स हैं, बारबरा फ्रेडरिक्सन एंड टोमी एंड रॉबर्ट्स, जिन्होंने अपने एक रिसर्च थियरी में दो कॉन्सेप्ट्स, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक के अराउंड, उन्होंने इसको पेश किया है कि
ऑब्जेक्टिफिकेशन जो होते हैं ना, वो दो तरह के मेजरली होते हैं इस दुनिया में, जिसमें मर्द हो या औरत हो, दोनों इन चीजों से गुजरते हैं। सबसे पहला होता है सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे एक इंसान को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए उनको इस्तेमाल करना, सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए ही उनको उसी नज़रिए से देखना, या फिर उनको ताड़ते रहना, या फिर उनको देख देख के सेल्फ प्लेजर लेना, फिर वो ओपनली हो, डिस्क्रीटली हो, किसी भी तरह हो, वो शायद उनके मन ही मन हो। कोई हमें शायद पता भी ना हो कि हमें कोई देखकर ऐसे कोई प्लेजर्स खुद ब खुद ले रहा हो, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से गलत ही है, भले हमें मालूम ना पड़े। और डेफिनेटली इन चीज़ों से ज़्यादा लेवल पे औरतों को गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत बुरी बात है, कि जहाँ पे लोग उनके फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उनके जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और उनको मतलब उन सिर्फ एक उनको एक इंसान ना देखते हुए उनको सिर्फ उन बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उससे उनको कोई ना कोई प्लेजर्स चाहिए रहते हैं। एंड आज की ग्लैमर की दुनिया में ये तो डेफिनेटली वहाँ पे विमेन के लिए तो एप्लीकेबल है ही, बट इवन मेल्स के लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल हो गया है, कि उन्हें भी उनके बॉडी पार्ट्स तक सीमित किया जा सकता है, कि जहाँ पे उन्हें भी सिर्फ एक प्लेजर मैकेनिज्म की तरह यूज किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्टिफाई उनको भी किया जा सकता है, और वो प्रेशर जाने अनजाने में ही सही मर्दों पे भी आ ही जाता है। दो इसकी अवेयरनेस, दो इसकी चर्चा बहुत कम होती होगी, लेकिन ये उनके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो विक्टिमाइजर है, मतलब जो भी इन ऑब्जेक्टिफाई करता है दूसरों को इंसान नहीं, एक उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को छोड़कर उनके सिर्फ बॉडी पार्ट्स पर फोकस करता है। वो जो भी बॉडी पार्ट्स उनकी फैंटेसी के साथ जुड़े हो, या फिर उन्हें जो फैंटेसीज रहेंगी उनके माइंड में, उसके हिसाब से वो अलग-अलग बॉडी पार्ट्स, अभी मैं बॉडी पार्ट्स के अलग से नाम नहीं लूँगा, बट जिनको जो समझना है वो समझ ले, लेकिन अलग-अलग बॉडी पार्ट्स पे वो ज़्यादा फ़ोकस करते हो उन दूसरे लोगों पे। और कभी-कभार है ना, वो ऐसे ऑब्ज़र्व करते रहेंगे, हमें समझ में आता है कि कोई अगर किसी को ऑब्ज़र्व करे तो आजू-बाजू वाले लोगों को समझ में भी आता है, जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है ना, उसको भी समझ में आता है कि कोई उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है। एंड आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएँ यहाँ पे डेफ़िनेटली एग्री करेंगी, कि उनको वो आसानी से पकड़ लेती है कि कोई अगर उनको ऑब्जर्व कर रहा हो तो। कभी-कभार तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना ऑब्जर्व करते हुए या फिर ऑब्जेक्टिफाई करने वाले, वो कभी-कभार एक कदम आगे अननेसेसरीली कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब थोड़ी जान-पहचान करने की, किसी तरह आप किसी बहाने से बात करने की कोशिश करेंगे, किसी बहाने से करीब आने की कोशिश करेंगे, और उनका पर्पस सिर्फ क्लियर रहेगा कि उनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है, या फिर आपको देखते-देखते उनको मेंटली, इमोशनली, या फिर जो भी उनके लेवल पे अलग-अलग लेवल पे उनको जस्ट प्लेजर्स लेने हैं। बाकी उनका पर्पस और कोई नहीं होता है। ये अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मैरिजेस में, मैरिड कपल्स में भी ये होता है कि जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए यूज करता है, बाकी उसके फीलिंग्स से उसको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए वो पार्टनर उसे चाहिए रहता है या चाहिए रहती है, जो भी है। उन्हें सिर्फ उसी चीज से मतलब होता है, बाकी उनकी फीलिंग्स, उनकी इंडिविजुअलिटी, उनके स्किल्स, उनके टैलेंट्स, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। वो उनके लिए क्या सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में, क्या उनको अटेंशन, अफेक्शन सब दे रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। उसकी कदर उन्हें नहीं होती। यहाँ तक कि उनकी बेसिक नीड्स को भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक तरह से डीह्यूमनाइजेशन कर रहे हैं वो, कि उनको ह्यूमन बीइंग नहीं समझते। वो उनको सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट समझते कि भाई मेरा खिलौना है, इसको इसके साथ मैं जब चाहे खेलूँ और उसको बाजू में रख दूँ, या फिर काम हो गया, मन भर गया तो फेंक दूँ। इट इज़ वेरी अनफेयर। ये बहुत ही गलत बात है कि हम किसी इंसान को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। हमें किसी को भी ये हक नहीं है हम में से कि हम किसी और इंसान को ऐसे ट्रीट करें। और अगर आप इन चीज़ों में से गुजर रहे हो तो आपको डेफिनेटली अपने आप पे ही काम करना है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इन रिसर्चर्स ने जो दूसरा पॉइंट उसमें मेंशन किया है वो है सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। मतलब क्या होता है कि एक ओवरऑल प्रेशर जो आता है ना, जो विक्टिम है स्पेशली जिनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है,
तो किसी कारण वो अपने आप पर ये प्रेशर ले लेते हैं, वो उस इमोशनल टर्मोइल में से जाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते जब बहुत सारे लोग उनको ताड़ते हैं या फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है और वो खुद को सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो अपने लुक्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं या फिर खुद को उन नज़रों से देखना शुरू करते हैं और खुद को ही जजमेंटली देखते हैं। मतलब क्या होता है कि कहीं न कहीं उन्होंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हमें भी उनको सैटिस्फाई करना है। स्पेशली पार्टनर्स में ये होता है कि एक पार्टनर जिसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है वो उस मतलब वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा और धीरे-धीरे उनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि नहीं मुझे तो अपने पार्टनर को खुश करना पड़ेगा। तो वो भी खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं और उस चक्कर में फँस जाते हैं कि नहीं मेरे लुक्स पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे अपनी बॉडी को शेप में रखना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से गलत ही है। सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन भी गलत बात है। तो जब भी सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन में जाते हैं लोग तो वो कुछ चीज़ों में पड़ जाते हैं जैसे कि फर्स्ट इज़ बॉडी सर्विलेंस। बॉडी सर्विलेंस मतलब क्या बार-बार वो अपनी बॉडी को मॉनिटर कर देंगे, कहीं इधर से मोटे तो नहीं हो गए, वहाँ से तो चर्बी नहीं निकली ना, ये हमारा ये पार्ट बराबर है कि नहीं, ये ठीक से दिख रहा है कि नहीं, मेरा लुक्स बराबर है कि नहीं, मेरा फेस की स्किन का ग्लो है कि नहीं अच्छे से, मेरा हेयर स्टाइल बराबर लग रहा है कि नहीं। हर छोटी-छोटी चीज़ में वो अपने आप को मॉनिटर करते रहेंगे और वो भी बार-बार मॉनिटर करेंगे, दिन में 4 बार मॉनिटर करेंगे और खुद को उसके ऊपर से जज करते रहेंगे। थोड़ा-सा इधर-उधर कुछ हो गया तो वो अपने आप को एक तरह से कोसते रहेंगे। नेक्स्ट है वो बॉडी शेमिंग, मतलब वो सेल्फ बॉडी शेमिंग कर दें कि कहीं से अगर थोड़ा-सा मोटापा है या फिर थोड़ी-सी मतलब अभी वो थोड़ा-सा नेचुरल रीज़न्स की वज़ह से भी हो सकता है कि बॉडी में थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हो जाते हैं। कभी-कभार हार्मोनल इश्यूज़ की वज़ह से हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर से खुद को ही वो शेम करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन अभी वो तो नेचुरल है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उससे कोसते रहेंगे, तो बॉडी शेमिंग में पड़ जाते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है परफॉर्मेंस एंग्जायटी। परफॉर्मेंस एंग्जायटी मतलब क्या कि उनको हमेशा ये एंग्जायटी रहती है कि दूसरे लोग मेरी बॉडी को कैसे जज कर रहे हैं या फिर कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको क्या लगता रहेगा कि मेरी मैं अच्छा दिखता हूँ या नहीं, मेरी मैं अच्छी दिखती हूँ या नहीं, क्या मैं उनको आकर्षित करती हूँ या नहीं या आकर्षित कर सकता हूँ या नहीं। अभी ये जनरली ना ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है जो एक पर्टिकुलर ग्लैमर इंडस्ट्री या ऐसी इंडस्ट्री को ऐसे फील्ड ऑफ वर्क में काम करते हैं जहाँ पे उनके लुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये सिर्फ मैं मॉडलिंग या ग्लैमर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे भी फील्ड हो सकते हैं जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन करना पड़ता है और उनकी कंपनी उनके लुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है कि मतलब उन्होंने एक ढांचा बना के रखा है कि भाई तुम ऐसे दिखोगे तो ही तुम जेंटलमैन हो, अदरवाइज तुम जेंटलमैन नहीं हो। तो इसलिए वे लोग भी सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन में जा सकते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशंस में जनरली मेल्स को भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। देखो दोनों की सिचुएशंस अलग होती है। अगर कंपैरिजन करो तो डेफिनेटली महिलाओं को वुमेन्स को ज़्यादा भुगतना पड़ता है इन चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू मेल्स। बट आज अगर देखेंगे तो धीरे-धीरे मेल्स को भी इन चीज़ों से मतलब गुज़रना पड़ता है और ये धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। और ये अपोज़िट जेंडर से भी हो सकता है, सेम जेंडर से भी हो सकता है। ये अभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी किसी के साथ भी ऑब्जेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। अभी इसके पीछे रीज़न्स क्या हो सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं पॉसिबली मतलब जो अलग-अलग थियोरेटिकल स्टडीज़ हुए हैं, रिसर्च स्टडीज़ हुए हैं, तो उनके बेसिस पे अगर हम बात करें, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सोशल लर्निंग कि जिसमें एक आता है मीडिया इन्फ्लुएंस कि मतलब जो हम मूवीज़ में देखते हैं, जो सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो दिखाया जाता है, तो कहीं न कहीं एक बचपन से या छोटी उम्र से ही इन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है और हम उसी प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं। तो जो विक्टिमाइज़र्स हैं, जो ऑब्जेक्टिफ़ाई करते हैं लोगों को, वो उनकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से हो चुकी है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से। नेक्स्ट एक होता है कल्चरल नॉर्म्स, जैसे कुछ-कुछ कल्चर्स में कैसा होता है कि उन्हें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए स्पेशली लेडीज़ को, या आपने ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, आपने ऐसा ही करना चाहिए, आपने हमेशा बाल इसी तरह से बनाने चाहिए, वगैरह-वगैरह। ऐसे बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स लगा दिए जाते हैं और लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जब ये नॉर्म्स लगाए गए होंगे तभी शायद सिचुएशन कुछ और रही होगी, लेकिन जैसे सिचुएशन बदलती है तो वैसे नॉर्म्स को हमें एक रिविज़िट करना चाहिए।
तो वो होता नहीं है। तो क्या होता है कि अगर स्पेशली लेडीज़ के लिए नॉर्म्स बने तो उस कल्चरल के जो भी मर्द होते हैं तो वो भी उसी हिसाब से सोचना शुरू कर दें कि नहीं, ये तो रूल्स है, ऐसे ही करना है। तो वो सभी को ऐसे ही जज करना शुरू कर दें। जब भी वो अपने वर्क प्लेस में जाते हैं तो वो उसके बाहर, उस ढांचे के बाहर किसी लेडीज़ को देखेंगे, देन दे विल स्टार्ट जजिंग। उसमें से कंक्लूजन्स निकालेंगे कि नहीं, ये औरत सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। उससे कैरेक्टर कैसे मालूम पड़ेगा आपको? तो ये कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी हो सकता है। और नेक्स्ट एक हो सकता है पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब संगत का असर। अगर एक इंसान ऐसे किसी इंसान के साथ संगत में ज़्यादा टाइम बिताता है जो दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, तो उसका असर इस इंसान के साथ भी हो सकता है कि उसको देख-देख के ये नया इंसान भी इसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन में जा सकता है। तो एक पीयर इन्फ्लुएंस, संगत का असर भी हो सकता है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट आता है कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस में सबसे पहले आता है कन्फर्मेशन बायस। तो कन्फर्मेशन बायस मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसे कपड़े पहनता है, मतलब वो अच्छा इंसान है, शरीफ इंसान है। अगर उसने मूछें रखी है मतलब वो शराफ़त उसमें है। जैसे कोई हिंदी मूवीज़ में था कि अगर वो एक कैरेक्टर था जिसको मूछें अगर नहीं है किसी मर्द को, तो वो उसको मतलब वो शरीफ नहीं है ऐसा समझा था। उसमें से डायलॉग भी था कि शराफ़त कोई चिड़िया नहीं है जो उसकी मूँछों में घोंसला बनाए। तो ऐसे जो लिमिटिंग बिलीव्स होती है ना, तो कभी-कभार लोग उनसे ही जज करना शुरू कर दें। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए अगर वो आपके बॉस है या फिर वो आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन, ऐसे लोग अगर ऑर्गेनाइज़ेशन के लीडर्स हैं, तो फिर क्या होता है उनके नीचे काम करने वाले जो उनकी जॉब है, तो उनको उनको फॉलो करना पड़ता है। उन चीज़ों को कंप्लाई करना पड़ता है ज़बरदस्ती। कि हमारे ऑफिस में ये चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, हमारे ऑफिस में ये अलाउड नहीं है। तो एक कन्फर्मेशन बायस कि इन चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए, उनके साथ अलाइन होने के लिए लोग इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। ऑब्जेक्टिफाई तो मतलब उसमें सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन आ सकता है कि फिर वो खुद को मॉनिटर करते रहेंगे कि मैंने कपड़े ढंग से पहने या नहीं, और सब कुछ उसमें चालू हो जाएगा। कॉग्निटिव बायस में नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइपिंग। मतलब कैसा है कि जैसे औरतें ऐसी होती है, मर्द ऐसे होते हैं, मर्द की तो बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक्स होनी चाहिए, तो ही वो एकदम मैचो मैन कहलाएगा, अदरवाइज कमजोर कहलाएगा। ये मर्द ऐसे नहीं चलते, उनकी बॉडी, ये सब जो स्टीरियोटाइप्स जो बना के रखे ना लोगों ने, तो उसके चक्कर में भी बहुत सारे लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं कि मतलब वो ऐसे ही मसल्स बनाने चाहिए, मसल्स में सिक्स पैक्स तो होने ही चाहिए, अदरवाइज नहीं, अच्छा ही नहीं, नहीं तो तुम एकदम घटिया दिखते हो। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना, तो इनके चक्कर में भी बहुत सारे लोग इस सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन में चले जाते हैं। और ये लेडीज को भी अप्लाई होता है कि जब भी स्टीरियोटाइप्स कि औरतों ने ऐसा होना चाहिए, औरतों ने अ, उनके बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए, ये पर्टिकुलर शेप्स होने चाहिए, तो ही वो अच्छी दिखेंगी। ये सब जो अनवांटेड स्टीरियोटाइप्स है, उसके चक्कर में वे भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि जहाँ पे वो खुद को सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, खुद को रॉन्गली जज कर दे, खुद की बॉडी शेमिंग कर देते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है साइकोडायनामिक फैक्टर्स, और उसमें सबसे पहले आता है अनकॉन्शियस डिजायर्स। तो मतलब कैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ये थोड़े अनकॉन्शियस हिडन डिजायर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। मतलब किसी की सेक्सुअल लाइफ अगर प्रॉपर नहीं है, उसका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ अनवांटेड सेक्सुअल फैंटेसीज देखी है, मतलब कहीं पे मूवीज में या फिर कहीं पे कुछ देखा है और वो फैंटेसी बन गई है, फेटिशेस बन गए हैं, तो वो कुछ हिडन डिजायर्स होते हैं जो उनके अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं और वो फुलफिल होते नहीं है प्रैक्टिकली। तो वो बस उसी टेप को मेंटली चलाते रहते हैं दूसरे लोगों को देखकर। मतलब किसी को देखा और उसको उस सिचुएशन में इमेजिन करते हैं जो भी उनको करना हो। अभी हम उन डिटेल्स में नहीं जाएँगे, लेकिन वो अपनी टेप चलाना शुरू कर देते। तो मतलब क्या है, एक तरह से उस इंसान को सिर्फ़ उस चीज़ के लिए लिमिट करके रखा है कि मुझे अपनी टेप चलानी है और उसमें से प्लेज़र लेना है बस। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिफ़िकेशन हो गया। या फिर सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अगर हम मैंने ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर बनाया तो मैं शायद ऐसे लोगों को आकर्षित कर पाऊंगा, ऑपोजिट जेंडर के या सेम जेंडर के, और फिर मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। तो वो भी एक तरह से हो सकता है। दूसरा साइकोडायनामिक फैक्टर ये होता है कि हिडन इमोशंस। हिडन इमोशंस मतलब क्या कि कभी कभार किसी
इंसान के साथ हमारी बनी, मतलब कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा कि स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ, कभी कभार एक सोशल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मर्द ऐसे ही होते हैं या औरतें ऐसे ही होती है। किसी एक इंसान ने तुमको धोखा दिया हो तो सभी लड़कियां ऐसी ही होती है या फिर सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, तो एक जनरल रूल स्टेटमेंट बना दिया। तो क्या होता है कि मन के अंदर एक गुस्सा है, मन के अंदर एक ग्रज बैठा हुआ है। वो सिर्फ एक इंसान के लिए रहेगा, लेकिन वो जनरलाइज पूरी कम्युनिटी के लिए हो जाएगा कि पूरी मर्द जात ही ऐसी है, पूरी औरत जात ही ऐसी है। तो वो गुस्सा ऑब्जेक्टिफिकेशन से भी निकल जाता है। ये मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा होता है। ये साइकोलॉजिस्ट ने बतौर रिसर्च करके फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है पावर डायनामिक्स का, कि मतलब क्या, जो भी इंसान पावरफुल पोजीशन पे रहता है ना, स्पेशली एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे रहेगा, लीडरशिप पोजीशन पे रहेगा, तो उसका ईगो उसे ये करवा सकता है कि जहाँ पे वो अपने से नीचे लोगों को, अभी ये अथॉरिटी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, या तो एज के हिसाब से हो सकती है, डेजिग्नेशन के हिसाब से हो सकती है, कास्ट या कम्युनिटी के हिसाब से हो सकती है, और बाकी बहुत सारे फैक्टर से हो सकती है, जहाँ पे वो एक लीडरशिप पोजीशन में या फिर एक अथॉरिटी पोजीशन में बैठे, एक हायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और इसलिए जो भी लोअर पोजीशन में जो लोग हैं उनको वो ऑब्जेक्टिफाई कर दे कि ये तो मेरे काम के लिए है, ये मेरे स्लेव्स जैसे है, ये तो मेरे नौकर है, इनको तो मैं, इनसे मैं जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। तो ये भले सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन हो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिफिकेशन जरूर है कि उनको आप इंसान नहीं, एक काम की मशीन समझ रहे हो या फिर एक खिलौना समझ रहे हो आप उनको, कि आप जो चाहे उनसे करवा सकते हो। अभी सवाल ये होता है कि अभी इस चीज को हैंडल कैसे किया जाए। अभी ये किसी एक इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब जो विक्टिम है वो इसको कैसे हैंडल करेगा, तो आइडियली उनके कंट्रोल में ये चीज ज्यादा है नहीं, कि अगर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है और ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, आप श्योरली बता नहीं सकते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। हाँ, जब तक वो फिजिकल लेवल पे नहीं आता है तब तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर वो फिजिकल लेवल तक नहीं आ रहा है, तो अगर एज अ विक्टिम हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उस स्पेसिफिक केस में। अगर आपको ऐसा डाउट है, देन मे बी आप थोड़ा डिस्टेंस रखो, या फिर लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी लेवल पे, एक सोशल लेवल पे ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। एक होता है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जो ऑलरेडी काफी लोग कर रहे हैं, कि जहाँ पे लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी लानी चाहिए कि आप जो भी जेंडर हो, उनकी काबिलियत पे ध्यान दो, उनकी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दो, उनको इंसानों की तरह ट्रीट करो। वो औरत हो या मर्द हो, जो भी हो, उनको एज एन इंडिविजुअल देखो। हर एक की अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स होती है, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है, तो उन स्ट्रेंथ्स को भी देखो, और वीकनेस को सुधारने के लिए शायद अगर जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज दो, लेकिन उनके बेसिस पे उनको सिर्फ जज करके ऑब्जेक्टिफाई मत करो। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि चैलेंज कर सकते हैं मीडिया रिप्रेजेंटेशन, जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया जाता है, अगर कहीं पे कुछ गलत दिखाया जा रहा है तो उसे चैलेंज कर सकते हैं एज अ मास, मतलब एज अ कम्युनिटी लेवल पे हम इन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं, हम उनको चैलेंज कर सकते हैं, हम मिल के आवाज़ उठा सकते हैं कि इन चीज़ों को आप दिखाना बंद करो, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर एटलीस्ट इन चीज़ों का गलत असर ना पड़े। इसमें नेक्स्ट हम जो कर सकते हैं वो होता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, स्पेशली जो लोग अभी टीनेजर्स में हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनमें अभी से ये चीज़ें जो है जेंडर इक्वालिटी वाली और रिस्पेक्टिंग अदर्स, मतलब दूसरे इंसानों को रिस्पेक्ट करना जो है ना, वो क्वालिटीज अभी से उनमें डाल सकते हैं। अभी मान लीजिए आप अगर विक्टिम हो, स्पेशली अगर सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के विक्टिम बने हो, मतलब देखो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन कोई और आपकी तरफ कर रहा है तो शायद वहां पे हमारा उतना कंट्रोल नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, उस सिचुएशन से वॉकआउट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो फिजिकल लेवल पे तो हम उसका विरोध ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, आपको खुद को ही आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, आप खुद को ऐसे जज कर रहे हो, तो आपको आपके माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप अपने इमोशंस पे काम करो, आप थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करो। आपको आपके सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस पे काम करना पड़ेगा। आप जैसे भी हो, अच्छे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, और सेल्फ लव कंपोनेंट पे आप काम डेफिनेटली कर सकते हो। ये चीजें आपके कंट्रोल में श्योरली है। तो सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन को आप डेफिनेटली स्टॉप कर ही सकते हो किसी भी सिचुएशन में। ये टोटली आपका चॉइस होता है। एंड अगर आप ऐसे इंसान हो जो आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो दूसरों को,
अभी कैसा होता है कि कभी-कभार ऐसी अवेयरनेस आती नहीं है सबको कि वो खुद ऑब्जेक्टिफाई कर रहे किसी को। लेकिन बाय चांस अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको ऐसा अवेयरनेस आया हो कि शायद आपसे भी ये गलती हो रही हो कि आप भी दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, तो आपको पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये शायद मेरे में एक ड्रॉबैक है, मेरी शायद ये गलती हो रही है और मुझे उसके सुधारना है। तो ये पहले सबसे पहले तो आपको ये इंटेंशन रखना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, मुझे उस चीज़ को सुधारना है। बेस्ट वे इसके लिए हो सकता है एक एनर्जी हीलिंग मेथड, बिकॉज़ अभी इसके लिए रीज़न मैं बताऊँगा। एनर्जी हीलिंग जो है ना वो आपके अनकॉन्शियस लेवल पे भी जाके काम कर सकती है। काउंसलिंग वगैरह तो है डेफिनेटली, वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे आपको काम करना है। आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड लेवल पे अगर आपको काम करना है, तो एनर्जी हीलिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड हो सकती है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मतलब एनर्जी हीलिंग से मैंने अपने बहुत सारे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को क्लियर किया हुआ है। मेरे क्लाइंट्स ने किया हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मतलब वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, बहुत हेल्थ रिलेटेड ब्लॉकेजेस, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं उसमें। तो अनकॉन्शियस लेवल पे सिर्फ यही एक इश्यू नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं और सब कुछ आप एनर्जी हीलिंग से क्लियर कर सकते हो। तो एनर्जी हीलिंग में तो बहुत सारे मेथड्स है, इनर चाइल्ड हीलिंग है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उनको इवैल्यूएट करो और उनको करवाओ या फिर खुद से सीख लो। लेकिन ये एक्शंस डेफिनेटली लेने हैं। और अगर आप में से अगर किसी को मालूम पड़े कि ओके, ये किसी इंसान को ये प्रॉब्लम है कि वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे, तो उनको अवेयरनेस में लेके आओ। उनको आप किसी जिस तरह से पॉसिबल हो उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करो कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एंड स्पेशली यंगर जनरेशन है, उनको अभी से शुरू करना चाहिए। एंड में मैं इतना कहूँगा कि ये टॉपिक वैसे तो बहुत वास्ट है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कुछ ही पहलू देखे हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसे हमने सिर्फ उसके टाइप्स देखे हैं, 2 टाइप्स के जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होते हैं, उसके कुछ रीज़न्स देखे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होता है। वुमेन्स के ऊपर, मेन के ऊपर, मतलब अ, मर्दों पे या औरतों पे, दोनों के ऊपर इंडिविजुअली क्या इम्पैक्ट होता है जब उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, और जो इंसान ऑब्जेक्टिफाई करता है उसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर आप इससे रिजोनेट करते हो या फिर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी शेयर करना हो या फिर किसी पॉइंट के ऊपर और थोड़ा क्लैरिटी आपको चाहिए या फिर जानना है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि इसकी अवेयरनेस फैल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।